नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों अंदर खाने से बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये सामने से आने में थोड़ा वक्त लगेगा। सरकार को रिपोर्ट मिली है, अमित शाह की मीटिंग में सिक्योरिटी एजेंसियों ने कुछ रिपोर्ट दी है और जिसके कारण ग्रुप 45 ये 45 का ग्रुप अभी निपटने वाला है। जैसे स्थितियां दिख रही है उसके अनुसार एक्शन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्शन को अब आगे और भी तेज करना है, कठोर कार्रवाई करनी है, इसके पूरे लेयर को तोड़ना है, जिसके लिए अमित शाह मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं। कुछ संसद में अभी कानून लाए जाने हैं, जिसके कारण भी इन लोगों के ऊपर अंकुश लगेगा, जिसके कारण ये एकजुट हो रहे हैं, समस्या बढ़ रही है। ये पॉलिटिकल मुद्दे जो इधर उधर करके विपक्ष हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ये मीडिया की चर्चा है, ये हंगामा नहीं है, बल्कि इनके पास दूसरे हथियार तैयार हो रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है, कई पार्टियां ये समझने पर मजबूर हो रही है और इन लोगों को लगने लगा है कि ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के उस बेस से हम जीत नहीं पाएंगे, उस संगठन से जीत नहीं पाएंगे जो कि एक्टिव मोड में रहती है 24x7 चुनाव के लिए, जो जनता के बीच रहती है और जनता से फीडबैक भी लेती है। वहां चुनाव में अगर जाएंगे तो उस मशीनरी के खिलाफ हम लोग कुछ कर नहीं पाते। लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर है और वो भरोसा टूट ही नहीं पा रहा। तो ऐसे स्थिति में चुनाव में जाकर इस सरकार को, या फिर केंद्र सरकार हो या राज्यों में बनी हुई सरकारें, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए जरूरत है चुनाव से बाहर देश के अंदर एक अराजकतापूर्ण माहौल तैयार करना, और इसके लिए सबसे पहले विपक्षी पार्टियों ने संकेत दिए जब इन्होंने सीजेआई को एक लेटर लिखा। 23 विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा और कहा कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है। कैसे खतरे में है ये नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि लोकतंत्र खतरे में इसलिए है क्योंकि लोगों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया के ऊपर है और चुनाव में ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, यानी कि चुनाव में ये लोग जीत नहीं पा रहे तो गड़बड़ हो रही है। कहीं कहीं इक्का दुक्का राज्यों में जीत हो जाती है तो वहां सब कुछ सही रहता। केरल में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई तो इसका मतलब वहां चुनाव की प्रक्रिया भी अच्छी रही, ईवीएम भी सही रहा, वहां चुनाव आयोग की भूमिका भी सही रही। तमिलनाडु में एक नई पार्टी उभर कर आई, ये ट्रेडिशनल पार्टियों के अलावा उस नई पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया, वहां पर भी सब कुछ ठीक ठाक रहा। डीएमके हार गई, एआईडीएमके हार गई, बीजेपी हार गई, कांग्रेस भी हार गई, टीवीके जीत गई, और ये पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी थलापति विजय की, वो मुख्यमंत्री बन गए। वहां पर चुनाव आयोग की भूमिका सही थी, वहां पर चुनाव की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से की गई थी। एसआईआर वहां भी हुआ था, गड़बड़ी एसआईआर में वहां नहीं हुई थी, ये लोग मानते हैं। लेकिन और सब जगह पर जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए वहां पर सारी समस्याएं हैं, लोकतंत्र खतरे में है। सीजेआई को लेटर लिखा गया, लेकिन सीजेआई इस पर क्या करते? ऐसा तो है नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट में बहस इस बात की छिड़ जाए कि नहीं अब तो लोकतंत्र खतरे में है, तो इसके लिए सरकार को नोटिस भेजो कि एसजी तुषार मेहता आए या फिर वेंकट रमन्ना आए, अटॉर्नी जनरल, और वो बताएं कि सरकार ऐसा कर रही है इसलिए डेमोक्रेसी खतरे में है, सरकार को कुछ निर्देश दिया जाना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए ये संकेत था और फिर इन लोगों ने सेटिंग करना शुरू कर दिया। ग्रुप 45 इसी का आधार है, जिसके खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है और कुछ एक्शन हो भी रहे हैं। इन लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर यह तय कर लिया कि अब सामान्य लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से इन लोगों को हटाया नहीं जा सकता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में या फिर कुछ राज्यों में हटाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अराजकतावादी तत्वों को एक्टिवेट करना पड़ेगा, देश में ऐसी अस्थिरता का माहौल तैयार करना पड़ेगा जिसके बाद लगे कि नहीं
सब कुछ सही नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ चल रहा है, लोग नाराज हैं, परेशान हैं और इसीलिए सड़कों पर संग्राम करने के लिए उतर गए हैं। इन लोगों ने कई मीटिंग की और मीटिंग में कुछ मुद्दे तय किए गए कि किस वर्गों के लिए, किन लोगों के लिए कौन से मुद्दे चाहिए, और उसके लिए कुछ इस्लामिक पार्टियों को, कुछ मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि आप फिर से वही आंदोलन शुरू करें जिस तरीके से पहले चला था। और वो एनआरसी का मुद्दा, जो पहले एनआरसी का मुद्दा था नहीं, ये सीएए पर एनआरसी को लेकर आए थे, उस एनआरसी के मुद्दे को जागृत करो। और वक्फ बोर्ड सामान्य तरीके से छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन के बावजूद ये वक्फ बोर्ड कानून लागू हो गया। उम्मीद पोर्टल पर रिजेक्शन चल रहा है। एक एक स्टेट में, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 1,61,000 टोटल वक्फ की प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वहां पर उन लोग को जब्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड कानून लागू हुआ, वहां पर गैर मुस्लिम यानी कि एक हिंदू को वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया। अब ये मुद्दे तो हैं, तो इसलिए वक्फ बोर्ड के लिए ये जितने वक्फ बोर्ड हैं स्टेट में, उसके बाद जो मस्जिदों में बैठे हुए मौलाना है, जो मदरसे चला रहा है, उन सब लोगों को इकट्ठा करो, वाइब्रेट करो, एक्टिवेट करो और वक्फ बोर्ड के साथ जोड़ना क्या है? एनआरसी, जिसके बारे में आजकल ओवैसी घूम घूम कर बोल रहा है। ओवैसी के साथ दूसरी इस्लामिक पार्टियां इन लोगों को इसलिए कहते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक आधार तय किया है कि हमें मुसलमानों के अलावा किसी का वोट नहीं चाहिए, और मुसलमानों के अलावा किसी का वोट नहीं चाहिए तो केवल मुसलमानों की बात करेंगे, और इन पार्टियों को मुसलमानों के अलावा वोट मिलता भी नहीं है। ओवैसी की पार्टी वहीं पर चुनाव लड़ती है जहां पर मुसलमानों का पॉपुलेशन ये डिसाइड करे कि यहां कोई मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतेगा, यानी 50% से ज्यादा होना चाहिए। और उन सीटों पर ये इसलिए चुनाव लड़ता है 20-25% मुसलमानों वाले सीटों पर, ताकि ये अपने आप को सेकुलर बता सके कि नहीं नहीं, हम केवल 60-70% मुस्लिम आबादी वाले सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि हम उन सीटों पर भी लड़ते हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20-25% है, वहां जीत नहीं होती। केवल अपने आप को सेकुलर बताना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से चाहे मुस्लिम लीग हो या फिर एसडीपीआई हो जो पीएफआई के पॉलिटिकल विंग है, या फिर हुमायूं कबीर की पार्टी हो, या फिर असम में एआईयूडीएफ हो, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, ये वही सारी इस्लामिक पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग से लेकर एआईयूडीएफ तक, जो सारे के सारे इसी मुद्दे पर रहते हैं कि मुसलमान वोट हमें चाहिए, हिंदुओं के खिलाफ जो बोलना है बोल दो। इन लोगों को टारगेट दिया गया, एनआरसी के लिए एक कियोस्क पैदा करो और फिर उसी तरीके से मस्जिदों से हंगामा खड़ा करवाओ। जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर से प्रदर्शन होना चाहिए, इकट्ठा हो रहे भीड़, और उस भीड़ को उकसाओ, अराजकतावादी माहौल तैयार करने की कोशिश। लेकिन दूसरे तरफ केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, इसका एक टारगेट है। दूसरे तरफ इस ग्रुप में वो भी शामिल है जो कि अभी यूथ को उसी मोड़ पर ले जाना चाहता है, और जिसमें ये कॉकरोच पार्टी वाला ऐसे सामान्य तरीके से अमेरिका से नहीं आता। ये आया तभी जबकि इसको पैसे मिले, फंड मिले, इसको विपक्ष से सहयोग मिला, और सारे विपक्षी नेता, विपक्ष में बैठे हुए नेता, इन लोगों ने कॉकरोच पार्टी जो बनाई, इसने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसको फॉलो किया, इसके फॉलोअर की संख्या बढ़ाया और इसको आगे बढ़ने के लिए पीछे से बैकअप दिया। ऐसे ही कई और संगठनों के लिए जो राहुल गांधी आजकल कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने छात्रों की गूंज, ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, कोटा गए थे, उसके बाद पटना जाएंगे, उसके बाद प्रयागराज जाएंगे, अलग अलग, लेकिन ये नॉर्थ इंडियन स्टेट में जाएंगे। ये जाकर तिरुवनंतपुरम में प्रोग्राम नहीं करेंगे, नहीं चेन्नई में करेंगे, नहीं बेंगलुरु में करेंगे, हैदराबाद में करेंगे, ये उन जगहों पर नहीं करेंगे। तेलंगाना में भी जाकर हैदराबाद में करें, वहां इन्हीं की सरकार है। कर्नाटक में भी जाकर ये चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक करें, तमिलनाडु में और कर्नाटक में ये नहीं करेंगे। वहां पर तमिलनाडु में गठबंधन की इनकी सरकार, टीवीके की, और कर्नाटक में इनकी अपनी सरकार, वहां पर ये प्रोग्राम नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले इन्हीं बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं।
ये हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन्हीं राज्यों में केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है। नीट के पेपर देने वाले इन्हीं स्टेट के लोग हैं और इन्हीं लोगों के पास वो सारे पोस्ट मिलते हैं जो कि सरकार वैकेंसी निकालती है। इनके अलावा, इन राज्यों के अलावा किसी और स्टेट में जरूरत ही नहीं है सरकारी नौकरी करने की, प्रोफेशनल कोर्स करने की। लेकिन राहुल गांधी का एक टारगेट है कि ये कॉकरोच पार्टी, कुछ और संगठन और स्टूडेंट यूनियन, साथ ही कोचिंग माफिया, इन लोगों को इकट्ठा करो और फिर यूथ को भड़काओ पेपर लीक की बात करके, बेरोजगारी की बात करके, क्योंकि यह आंदोलन चाहता है। आंदोलन कैसा? जिसका समाधान नहीं है। यह उन मुद्दों को ढूंढता है जिसका समाधान हो रहा है, या फिर अल्टीमेट समाधान तो कभी हो ही नहीं सकता। बेरोजगारी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और यूनिवर्सल मुद्दा भी है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे नहीं उठाते, और कांग्रेस की सरकारों में भी ये मुद्दे उठते रहे हैं, चाहे पर अभी स्टेट में हो या फिर सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली पर सत्ता में ये कांग्रेस पार्टी रही हो। इनके दौरान भी ये गरीबी हटाओ का नारा देने वाली इंदिरा गांधी कभी गरीबी नहीं हटा पाई, गरीबों को भले ही हटाती रह गई। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का एक एजेंडा चल रहा है कि इन सारे माफियाओं को इकट्ठा करो ताकि युद्ध सड़कों पर आए, 10-20 लाख लोगों को युद्ध को जोड़ो और फिर इससे विद्रोह, हंगामा, प्रदर्शन करवाओ सरकार के खिलाफ, यानी अराजकतावादी तत्वों को इकट्ठा करो। लेकिन इसमें ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहे जाने वाले, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट कहे जाने वाले, ये तीसरा वर्ग भी है। ये वर्ग वो है जिसे अभी भड़काया जा रहा है दूसरे मुद्दे पर भी, क्योंकि एफसीआरए पर अमेंडमेंट बिल आने वाला है। अमित शाह ने सारी तैयारी की और एफसीआरए 0.2 पोर्टल भी आया एनजीओ के लिए, जो एनजीओ विदेशी फंडिंग से ये काम करता है। इनका मकसद क्या है? विदेशी पैसों से लाने वाले, ये चलने वाले एनजीओ का मकसद एक ही है, इन्हें टारगेट दिया जाता है कि देखो अभी छत्तीसगढ़ में कोल माइंस शुरू होने वाला है या फिर कॉपर माइंस शुरू होने वाला है, वहां पर जाओ, 2-4 एनजीओ को एक्टिवेट कर दिया गया और माइंस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करो। जंगल की कटाई, पेड़ों की कटाई, आदिवासियों को डिस्प्लेस किया जाना, वहां के क्षेत्र के लोगों की समस्या, और फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और विपक्ष में बैठी पार्टियां इसको बैकअप देती है, अपने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ती है और फिर वो प्रोजेक्ट रोकने के लिए एन केन प्रकारेण ये कोशिश करते हैं आंदोलन से। और आंदोलन के बाद इसका लीगल सेल है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। देखिए इतने लाख लोग परेशान हैं और फिर उस प्रोजेक्ट पर यथास्थिति का स्टे ऑर्डर मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से और फिर लंबे समय तक संघर्ष करो, ये कानूनी लड़ाई लड़ो, प्रोजेक्ट बाधित हो गई है। ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहा है। इन लोगों से संपर्क इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग भी थोड़े परेशान तो है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल से परेशान है कि अब तो विदेशी पैसे अगर आएंगे तो हमें डेवलपमेंट के लिए खर्च करने पड़ेंगे, डेवलपमेंट के विरोध में खर्च नहीं कर सकते। अभी तक इनका पूरा मकसद डेवलपमेंट के विरोध में खर्च करना था। भारत के विकास को रोकने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए कई ऐसे ये सोशल एक्टिविज्म के नाम पर एनजीओ चला रहे जो लोग हैं वो सोनिया गांधी के समय भी, यानी कि जब वो सुपर पीएम हुआ करती थी, मनमोहन सिंह की सरकार, इनके गुट में शामिल थे। ये कई तो एनजीओ वाले ऐसे हैं जो इनके एडवाइजर हुआ करते थे और ये केवल नॉर्थ में नहीं है, साउथ से नॉर्थ तक हर जगह पर, यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट में ये दंगे भड़काने वाले लोग हैं और इसलिए इन लोगों को भी इकट्ठा किया जा रहा है। एक ग्रुप 45 इसी का नाम है कि ये सारे लोगों को इकट्ठा करो और फिर एक साथ एक जगह कुछ हंगामा हो और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए तो दूसरा हंगामा शुरू कर दो, तीसरा हंगामा शुरू कर दो, यानी कि ऐसा माहौल तैयार कर दो कि देश संभल नहीं पा रहा। और यही इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, खतरा है, जिसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को मिली है और जिसके कारण अब इनके खिलाफ कार्रवाई संसद से यहां तक हो रही है। राहुल एंड कंपनी संसद में तो बर्बाद हुआ क्योंकि इसके सहयोगी पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं। अब इन जगहों पर इनके ग्रुप
45 भी निपटने वाला है, ऐसी तैयारी की जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।